हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पाईएम परविंदर इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स में। और आज हम रिलेशन एंड फंक्शन का पार्ट 6 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमें पढ़ना है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। टू भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन हमें दो ही फंक्शन का पढ़ना है। कंपोजिशन होता है बच्चों फंक्शन को मिलाना। जैसे मैं बताता हूँ फंक्शन को हम किस किस तरीके से मिला सकते हैं। जैसे एफ एक्स हमें दिया है एक्स स्क्वायर, मैं यहाँ पे डोमेन और कोडोमेन नहीं लिख रहा हूँ, अदरवाइज जब भी हम देखेंगे तो हमें कोडोमेन और उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और जी एक्स हमें एक और फंक्शन दिया है साइन एक्स। तो अगर मैं एक नया फंक्शन बनाऊँ इन दोनों को जोड़ के एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, तो ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, ये एक नया फंक्शन बन गया। इसको बोलते हैं सम ऑफ टू फंक्शन। इसी तरह अगर हम माइनस कर दें एफ एक्स माइनस जी एक्स, तो ये हमारा बन गया एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स, है ना। तो हम दो फंक्शन को प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। 11th का कॉन्सेप्ट है, इसे हम प्लस माइनस और हम इसे डिवाइड भी कर सकते हैं फंक्शन को। एफ एक्स अपॉन जी एक्स भी हम निकाल सकते हैं, जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन एक्स। लेकिन जब हम डिवाइड करेंगे तो हम इस पर कंडीशन लगाएंगे जी एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। जो नीचे वाला फंक्शन है उसमें से वो पॉइंट हटा देंगे जिस पे वो जीरो होता है। ये सारा हमारा वहाँ पे था। और अगर हम प्रोडक्ट निकाले दो फंक्शन का एफ एक्स इंटू जी एक्स, तो बच्चों ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। तो यहाँ पर हमने दो फंक्शन के साथ क्या करा, उनका सम निकाल लिया, उनका प्रोडक्ट निकाल लिया, उनका डिवीजन निकाल लिया, उनका डिफरेंस निकाल लिया। तो इसको बोलते हैं अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस, फंक्शन की अलजेब्रा। जब भी हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे होते हैं तो वो अलजेब्रा कहलाती है किसी चीज़ की। तो ये फंक्शन की अलजेब्रा होती थी। हम पढ़ेंगे कंपोजिशन। कंपोजिशन एक अलग चीज़ होती है, थोड़ा सा अलग चीज़ होती है। कंपोजिशन का मतलब होता है दो फंक्शन से एक नया फंक्शन बनाना, ना उसकी अलजेब्रा के बिना, जोड़ना नहीं है, घटाना नहीं है। तो कंपोजिशन की डेफिनेशन क्या है बच्चों? अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, इफ़ एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, और एक और फंक्शन है एंड जी इज़ अ फंक्शन फ्रॉम बी टू सी, देन द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी, किसकी कंपोजिशन? एफ और जी की, इज डिफाइंड एज अ फंक्शन। उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं जो इसका कंपोजिशन से फंक्शन बनता है, उसे बोलते हैं जी ओ एफ, कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी। उल्टा आते हैं, अभी देखेंगे क्यों आते हैं, एफ से जी की तरफ, है ना। तो इसे बोलेंगे कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी। ये एक नया फंक्शन होता है, कहाँ से? ए से लेके सी में। ये f कहाँ से था? a से b में, g कहाँ से था? b टू c में। तो जिसकी कंपोजिशन बनेगी वो a टू c बनेगी, है ना। सच दैट ये फंक्शन होता कैसे है? g ऑफ f का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है g ऑफ f x। अभी समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। जैसे कि ये हमारा फंक्शन है, ये a सेट है, ये b सेट है, और ये कोई सेट है C। यहाँ से यहाँ हमारे पास कोई फंक्शन है F, ये सेट है A, ये है B। यहाँ से मैंने लिया X, और ये X मुझे यहाँ पर क्या देगा? यहाँ पर ये मुझे FX देगा, है ना। इनपुट यहाँ से उठाया और इसका आउटपुट इस रूल के हिसाब से यहाँ मिलेगा फंक्शन। अब ये F जो, अब यहाँ से यहाँ एक और फंक्शन है C, ये सेट हमारा C हो गया, ये फंक्शन है G। तो बच्चों जो इस फंक्शन का आउटपुट है वो इस फंक्शन के लिए इनपुट का काम करेगा। तो मैं यहाँ से fx उठाऊंगा और G उस पर ऑपरेट कर दूंगा, तो यहाँ मुझे मिलेगा G ऑफ fx। तो इस यहाँ से A से B और B से C जो कंपोजिशन बनी उसको हम बोलते हैं, एक नया फंक्शन बनता है यहाँ से GOF, ठीक है। इसे गॉफ ऑफ एक्स भी बोल देते हैं, या जी ओ एफ। अब तो देखो उल्टा क्यों बोल रहे हैं, कंपोजिशन एफ ए से बी और बी से सी है और बोल हम रहे हैं जी ओ एफ, है ना। तो उल्टा क्यों है? उल्टा इसलिए कि पहले मेरे को एक्स देना पड़ेगा, फिर मुझे एफ एक्स मिलेगा, और फिर ये एफ एक्स इस जी के लिए इनपुट का काम करेगा, ठीक है। तो पहले मैं वैल्यू दूंगा एक्स, ये देखो एक्स की वैल्यू, एक्स यहाँ से उठाएंगे, फिर मेरे को एक वैल्यू मिलेगी एफ एक्स, और फिर मैं उसके लिए जी का यूज़ करूँगा। अब एक चीज़ यहाँ पर ये है कि कंपोजिशन डिफाइंड होने के लिए जो बीच वाला कॉमन सेट है ना दोनों का, ये क्या है? ये बीच वाला क्या है? ये है कोडोमेन है ये किसका? कोडोमेन है ये f का। और ये g का क्या है? डोमेन है। g का क्या है? डोमेन है। g का डोमेन है ये। बीच वाला सेट जी के लिए तो डोमेन का काम करेगा, इसके लिए ये कोडोमेन का काम करेगा। अगर हमें कंपोजिशन डिफाइंड करनी है तो जब जब मुझे एफ एक्स मिलेगा वही मैं जी पे रख सकता हूँ, क्योंकि फॉर्मूला क्या है? जी ऑफ एफ एक्स। मतलब मुझे एफ एक्स चाहिए और तब मैं उस पर जी पे अप्लाई करूँगा। तो इसकी जो रेंज होनी चाहिए इस फंक्शन की वो इसके
डोमेन के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि मैं f को ही यूज कर रहा हूँ, इसकी इमेजेस को यूज कर रहा हूँ। तो हम यहाँ से एक चीज नोट कर सकते हैं, डोमेन ऑफ g किसके बराबर होना चाहिए, सेट ऑफ इमेजेस ऑफ f की इमेजेस के सेट के बराबर, क्योंकि हम इमेज ही तो रख रहे हैं f की इमेज रख रहे हैं, और f की इमेज की सेट को क्या बोलते हैं, रेंज ऑफ f बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये पहला है कि जब कभी कंपोजिशन डिफाइंड होगी तो उसके लिए कंडीशन है कि जो डोमेन है g का वो किसके बराबर होना चाहिए, f की रेंज के बराबर होना चाहिए। जैसे आपसे बोला जाए, इसको मिटा देते हैं, अभी आपसे मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बाद में बोलूँगा। हाँ, अब आपसे बोला जाए कि हमारे पास एक फंक्शन है f 1 2 3 और यहाँ पर ये एक फंक्शन ऐसे है f, ये सेट है a, ये सेट है b। 1 पे वैल्यू दे दी उसने 3, 2 पे वैल्यू दे दी उसने 4 और 3 पे वैल्यू दे दी 5। ठीक है, ये फंक्शन हमारा, हम ये मान लेते हैं ये हमारा फंक्शन था f(x = x + 2), ये फंक्शन था, है ना। x को 1 रखा तो 1 + 2 3 आ गया, x को 2 रखा तो 2 + 2 4 आ गया, x को 3 रखा तो ये बन गया। अब यहाँ से एक और फंक्शन दे दिया उसने g फंक्शन दे दिया, ये सेट हो गया। ठीक है, और g फंक्शन दे देता है g(x = x²). ठीक है, ये फंक्शन दे दिया, तो जो मेरी कंपोजिशन बनेगी वो क्या बनेगी, GOF बनेगी, GOF। इसका फॉर्मूला क्या होता है, GOFX। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, x की जगह पे 1 रखूँगा, तो F1 पे कितनी वैल्यू है, F1 पे वैल्यू कितनी है इसकी 3, तो मैं निकालूंगा G3। और G खुद कैसा है, x का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो 9। ठीक है, मैं यहाँ वैल्यू रख देता हूँ, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। मान लो यहाँ पे एक और पॉइंट होता 7। ठीक है, इसको भूल जाओ, अभी ये फंक्शन होता भाई, यहाँ तो खाली रह सकता है ना, कोडोमेन है तो ये ऑन टू नहीं होता। अब वो बोलता कि A सेट ये है, B सेट ये है, और आपको ये बता दिया जाता है कि 1 की इमेज ये है, 2 की इमेज ये है, 3 की। तो क्या हम कंपोजिशन डिफाइन कर सकते हैं, हम बोल देंगे हम कंपोजिशन डिफाइन नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो रेंज है किसकी, f की जो रेंज है वो इस b के डोमेन के बराबर नहीं है। तो इस केस में हमारा कंपोजिशन डिफाइन नहीं हो सकता। कंपोजिशन कब डिफाइन होगा, जब ये पॉइंट होगा ही नहीं, मतलब इसमें कुछ भी खाली नहीं छूटेगा, पूरी की पूरी रेंज किसके बराबर होगी, कोडोमेन के बराबर होनी चाहिए g की। तो पहली गारंटी है। उसके बाद हम इस तरीके से निकाल लेते हैं। तो हमें निकालना कैसे है, क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं इसके, कोई इतनी दिक्कत होती नहीं। तो देखते हैं कैसे हमें निकालना है। तो जो बुक में एग्जाम्पल दिए हैं, बुक में जो एग्जाम्पल दिया है, पहला एग्जाम्पल कि f एक फंक्शन दिया है 2 3 4 5 से लेके, ये एक सेट हमारा a हो गया, इसमें दिया है 3 4 5 9, ये हमें फंक्शन दिया है यहाँ से यहाँ। और एक और फंक्शन दिया है g हमें फंक्शन दिया है 3 4 5 9, 3 4 5 9। देखो बच्चों, यहाँ पे f की रेंज यहाँ पे है और इसका डोमेन ये, दोनों मैच करने चाहिए तभी डिफाइंड होगा, अन्यथा डिफाइंड नहीं होगा। 7 11 15 में ये हमें 2 फंक्शन दे दिए, है ना। इसका डोमेन ये है, इसकी रेंज ये, कोडोमेन ये। और फंक्शन कैसे दिया है, 2 पे जो उसने दिया है, इस 2 की इमेज क्या दे रहा है, 3 दे रहा है, 3 की इमेज क्या दे रहा है, 3 की इमेज 4 दे रहा है, 4 की इमेज क्या दे रहा है, 4 की इमेज 5 दे रहा है, और 3 और 5 की इमेज भी 5 दे रहा है, दोनों की। F5 की इमेज भी 5 है। ठीक है, ये दे दिया। और इसने बोला है G3 और G4 की वैल्यू भी बराबर है, G3 = G4 = 7, ये दिया है। एंड G5 = G9, ये बच्चों हमें 11 दिया है। तो ये हमें दिया है, हमसे पूछा है गॉफ बताओ, GOF बताओ, जियो बिहार के लाला। चलो, 2 पे वैल्यू दी है 3 पे वैल्यू दी है 4 इस फंक्शन की, 4 पे वैल्यू दी है 5 पे दी है 5, 3 पे g की वैल्यू दी है, हमें दे दिया। तो GOF, अब f में कितने पॉइंट है, 2 3 4 5, तो मुझे क्या क्या निकालना है, GF3 निकालना है ना, GF2 निकालना है, 3 निकालना है, GF4 निकालना है, और GF5 निकालना है। जो हमारा f का डोमेन होगा वही पॉइंट हम रखेंगे। f का डोमेन क्या है, 2 3 4 5, तो GF2, क्योंकि f की वैल्यू 2 पे हो सकती है, f की वैल्यू 3 पे, f की वैल्यू 4 पे, f की वैल्यू 5 पे। तो 2 पे f की वैल्यू क्या है, f
कि 2 के वह है 3 वैल्यू, तो g ऑफ 3 हो जाएगा ना। f2 किसके बराबर है, f2 3 के बराबर है, तो ये g3 हो गया। f3 किसके बराबर है, 4 के, तो ये g4 हो गया। ठीक है, f4 किसके बराबर है, 5 के, तो ये g5 हो गया। और f की वैल्यू 5 के बराबर है, तो ये भी g5 हो गया। g20 नहीं हुआ, g20 भी भारत में होगा, टेंशन मत लो। अब g3 कितना है, 7, तो ये वैल्यू 7। g4 कितना है, 7, तो ये वैल्यू 7। g5 कितना है, 11, तो ये वैल्यू 11, और ये वैल्यू भी 11। तो ये हमारा फंक्शन आया GOF। ठीक है, तो GOF हमारा फंक्शन देखो, इनपुट क्या है 2 3 4 5, तो GOF जो गॉफ फंक्शन बना उसके इनपुट ये हैं 2 3 4 5, तो ये उसका डोमेन है। आंसर कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, ये उसका कोडोमेन हुआ। और रेंज कितनी आई, ये आई। तो हम कभी भी कंपोजिशन डिफाइन कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, व्हेन एवर रेंज ऑफ f इक्वल टू डोमेन ऑफ g, रेंज ऑफ f इक्वल टू डोमेन ऑफ g। इसी तरह हम गॉफ की तरह फॉग भी डिफाइन कर सकते हैं, FOG डिफाइन कर सकते हैं। उसमें क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ g इक्वल टू डोमेन ऑफ f, ये हो जाएगा है। तो इस तरीके से हम इसे डिफाइंड कर सकते हैं। कुछ और प्रश्न कर लेते हैं जिससे हमारे मन के सारे विरोधाभास समाप्त हो जाएंगे, मतलब हमारे मन की सारी कन्फ्यूजन समाप्त हो जाएगी। मेरा मार्कर गिर गया, मार्कर कह रहा है मत पढ़ाओ, लेकिन मैं इस मार्कर को मार्कर रहूँगा अगर इसने ऐसे ही करा। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं। एक फंक्शन दिया है R2R, रियल से रियल f है, और एक और फंक्शन दिया है GR2R। ऐसे फंक्शन में तो कोई टेंशन ही नहीं, जब सब बराबर हो, डोमेन कोडोमेन रेंज है ना बराबर हो। fx दिया है cos x भी एक फंक्शन है, और gx दिया है 3x², gx भी एक फंक्शन है। और बोला है ये दिखाओ कि फॉग और गॉफ बराबर नहीं है। फॉग, हाँ मैं किसी का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा भाई, मैं तो बोल सकता हूँ फॉग, मेरी बुक में है। फॉग क्या चल रहा है, हमारा गॉफ चल रहा है, फॉग नहीं चल रहा। फॉग भी चल रहा है, ये वाला फॉग चल रहा है, वो वाला का मेरे को क्या पता, मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ। कल को कहीं कोई बोल दे, कल को मैं बहुत फेमस हो जाऊंगा तो कहीं कोई बोल दे कि भाई हमारे प्रोडक्ट का नाम ले रहा, नहीं ले रहा भाई, यहाँ लिखा है फॉग, मैं क्यों लूँगा किसी का नाम है। चलो इधर देखो, fx कितना दिया है cos x, और gx कितना दिया है 3। तो पहले मैं फॉग निकालता हूँ, फॉग FOGX, फॉग f ऑफ gx, ये होता है इसका मतलब, है ना। अब gx की वैल्यू कितनी है बालको, gx की वैल्यू है 3x², तो यहाँ हम रख देंगे 3x²। ठीक है, अब fx खुद कितना है cos x, देखो अगर मैं 1 रखूँगा यहाँ पे तो f1 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाता है। यहाँ पे मैं 2 रखूँगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ पे मैं 3 रखूँगा तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। यहाँ पे मैं रख दूँगा p तो यहाँ पे p आ जाएगा। यहाँ पे मैं रख दूँगा 3x² तो यहाँ भी 3x² आ जाएगा। मतलब f की वैल्यू 3x² पे कितनी होगी, cos 3x²। तो ये हमारा आया फॉग फंक्शन, नया फंक्शन बन गया है, देखो एक है ना नया फंक्शन। अब निकालेंगे GOF। तो GOF कैसे निकलेगा, इसके लिए फॉर्मूला है g ऑफ fx। तो g ऑफ fx, अब fx को देख लो, fx कितना है, fx था cos x, इसे मिटा देते हैं, मैंने गलती से लिख दिया था, cos x था, ठीक है ये था cos x। तो fx की वैल्यू cos x थी तो यहाँ हम रख देंगे cos x। ठीक है, अब इसी तरीके से ये g की इनपुट की वैल्यू हो गई। जैसे x रखा हुआ तो 3x², y रखेंगे तो 3y², z रखेंगे तो 3z²। इसी तरह cos x रखेंगे g पे तो 3 cos x का होल स्क्वायर हो जाएगा, 3 cos x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये इनपुट बन जाता है, दरअसल इसे x से रिप्लेस कर देते हैं। और cos x का होल स्क्वायर होता है 3 cos² x। ये दोनों फंक्शन बराबर नहीं है, बिल्कुल भी बराबर नहीं है ना, ये अलग है, इसका एंगल ये है जबकि इसका एंगल x है, ये 3 टाइम है। तो क्लियरली गॉफ वा नॉट इक्वल टू फॉग वा। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फटाफट। तो हमने देखा जब हम गॉफ और फॉग को मिलाते हैं तो एक नया फंक्शन बनता है। ठीक है, यही हमें इसमें देखना है कि गॉफ और फॉग को बनाने पर, कंपोजिशन करने पे एक नया फंक्शन आता है। एक क्या आ जाता है, नया फंक्शन आ जाता है। कुछ और प्रॉब्लम कर लेते हैं पहले फॉग और गॉफ की, फिर हम पहुँचेंगे इन्वर्टिबल पे। अरे वाह क्या भयंकर प्रॉब्लम है। एक फंक्शन दिया है f r से r mod x प्लस x, ये fx है बच्चों, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ यार, fx इक्वल टू mod x प्लस x। एक और फंक्शन दिया है g r से r, ये फंक्शन है g ऑफ x इक्वल टू mod x माइनस x। ठीक है, ये फंक्शन दिया हुआ हमें। अब हमसे बोला है गॉफ और फॉग बताओ।
गॉफ और फॉग बताओ। पहले मैं इस फंक्शन को खोलूंगा, मॉडुलस फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। मॉड एक्स की डेफिनेशन ये होती है, मॉड एक्स होता है एक्स अगर एक्स 0 से बड़ा है, ठीक है, और माइनस एक्स अगर एक्स 0 से छोटा है। इक्वालिटी कहीं भी ले सकते हैं यहाँ पर, है ना। जैसे -3, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है माइनस इंटू -3, तो ये +3 हो जाता है। तो कुल मिला के अगर ये अंदर नेगेटिव है, अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव है, तो हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, नेगेटिव ले लेंगे उसके बाद। तो यही यहाँ कह रहे हैं, अगर ये एक्स पॉजिटिव है तो ये प्लस का ही रहेगा। जैसे 3 होता तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर 3 हो गया। तो अगर ये वैल्यू प्लस की है अंदर वाली, ये वाली एक्स वैल्यू प्लस की है, तो आंसर आ जाएगा एक्स। अगर अंदर वाली माइनस की है, मतलब 0 से छोटी है, माइनस मतलब 0 से छोटी, तो हम माइनस खुद लगाते हैं। तो ये है हमारी इसकी डेफिनेशन। तो अगर मैं इस एफ एक्स को लिखूँ तो ये एफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा -x, या चलो पहले प्लस का कर देते हैं, x, ये वाला तो x हो जाएगा, प्लस ये x ऐसे ही रहेगा कब, जब ये x हमारा पॉजिटिव हो। ध्यान दो, अगर x पॉजिटिव है तो इस पर तो कोई दिक्कत नहीं है, बाहर है, ये क्या हो जाएगा, ये खुद बाहर आके पॉजिटिव ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अगर x पॉजिटिव है तो ये फंक्शन ये बन गया। अगर x नेगेटिव है तो ये माइनस का x बनेगा, जबकि अपने आप में ये तो बाहर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो ये हमने इसको ब्रेक करा फंक्शन को। तो ये जो हमारा एफ एक्स आया फाइनली क्या आया, इसकी वैल्यू आई x + x 2x जब x पॉजिटिव है, और -x + x ये 0 हो गया जब x नेगेटिव है। तो ये हमारा एफ एक्स खुल के ऐसे आया। जी को भी देखते हैं जरा, ये क्या कहना चाह रहा है भाई। तो जी में भी यही चलेगा, ये प्लस का x हो जाएगा, और ये वाला तो ऐसे ही रहेगा कब, अगर x पॉजिटिव हुआ। ये माइनस का x हो जाएगा, और ये तो माइनस का ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं करना, जब x नेगेटिव हुआ। तो ये हमारा क्या आया, x - x 0 कब, जब x 0 से बड़ा, और ये -2x जब x। तो ये फंक्शन हमने ब्रेक कर लिए, ठीक है। मॉडुलस की डेफिनेशन मैंने क्लास 11th में बताई हुई है, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। तो फिलहाल ये फंक्शन हमारा जो था इस तरीके से, जब x पॉजिटिव तो इसकी वैल्यू 2x, जब x नेगेटिव तो इसकी वैल्यू 0। ये वाला फंक्शन जब x पॉजिटिव तो इसकी वैल्यू 0, जब x नेगेटिव तो इसकी वैल्यू -2x लेनी। जैसे वो आपसे पूछ ले f3 कितना होगा, तो क्योंकि 3 मेरा पॉजिटिव है तो इसका आंसर होगा 2 × 3। पूछे f -4 कितना होगा, क्योंकि -4 नेगेटिव है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। इस तरीके से इसका मतलब है। पूछ ले g -4 कितना होगा, क्योंकि -4 नेगेटिव है तो मैं इस वाली डेफिनेशन का यूज़ करूंगा, तो -2 × -4, तो ये बच्चों +8 हो जाएगा। x की जगह मैं -4 यहाँ पे रखूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए दोनों फंक्शन हमारे अलग अलग हैं। अब हमें फॉग और गॉफ पे चलना है, तो चलने के लिए देखते हैं कि फॉग और गॉफ क्या आएगा, ठीक है। तो पहले हम क्या निकालते हैं, इसको यहाँ लिख लेते हैं, ये तो हमने ब्रेक कर ही लिया है, जगह की कमी है। तो पहले निकालते हैं f ऑफ g(x), फॉग बोलते हैं इसे। तो ये होता है f ऑफ g(x). g(x) के बारे में हमें पता है ना, तो मैं इसे ब्रेक करने जा रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा f ऑफ g(x). इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं इस फंक्शन को, एक x पॉजिटिव के लिए और f ऑफ g(x) अभी ऐसे ही लिख रहे हैं, एक x नेगेटिव के लिए। इसका रूल चेंज होगा, है ना, f ऑफ g(x) है, एक पॉजिटिव के लिए एक नेगेटिव के लिए। अब देखो, जब x पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है, तो g(x) की वैल्यू कितनी है, g(x) की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर हम 0 रख देंगे, ठीक है ना। आ रही है बात समझ में, f 0 हो गया। ये g(x) 0 क्यों हो गया, क्योंकि g(x) की जो डेफिनेशन आई थी वो ये आई थी कि अगर x पॉजिटिव है तो हमारा फंक्शन 0 हो जाएगा। तो x हमारा पॉजिटिव है, इसका मतलब g(x) की वैल्यू 0 हो गई, तो इस g(x) को मैंने 0 रख दिया। और अगर x नेगेटिव है तो g(x) की वैल्यू -2x हो जाएगी, तो ये -2x हो गया, ठीक है। कब, जब x पॉजिटिव है और जब x नेगेटिव है। तो यहाँ तक पहुँच गए। अब f0 पे कितनी वैल्यू है फंक्शन की, 2x, है ना। अगर 0 या 0 से बड़ा है तो हमें f की वैल्यू क्या लेनी है, 2x। जैसे मेरे को f1 की वैल्यू पूछेगा तो मैं क्या बोलूँगा, 1 मेरा 0 से बड़ा होता है तो मैं बोल दूंगा 2 × 1। जैसे पूछेगा f3 की वैल्यू, 3 भी 0 से बड़ा है तो 2 × 3। इसी तरह f0 की वैल्यू अगर पूछेगा, क्योंकि 0 इसके बराबर है और इक्वालिटी यहीं पे है, तो 2 × 0 कर देंगे, तो मतलब 0। तो f0 की वैल्यू 0 है। तो इसको और आगे लेके जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा बच्चों 0 when x > 0। अब इसको देखना है मेरे को, f के लिए मेरे को ये पता होना चाहिए कि जो इसके अंदर वैल्यू है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। देखो x नेगेटिव है, यहाँ पर हमारा x नेगेटिव है, ठीक है, मतलब ये डेफिनेशन हमने नेगेटिव के लिए लगाई है। तो अगर x मेरा नेगेटिव है तो माइनस का x क्या हो जाएगा, दोनों तरफ जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन बदल जाता है ना। जैसे -3 0 से छोटा नंबर होता है। अब मैं दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर भी, और 0 तो
माइनस से मल्टीप्लाई करके जीरो ही रहेगा। तो देखो ये बड़ा कौन हो गया, ये बड़ा हो गया। अब तो माइनस लगाने पर इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो जब ये जीरो से छोटा था तो नेगेटिव जो होगा इसका वो जीरो से बड़ा होगा। ठीक है, मतलब ये वैल्यू मेरी वैल्यू पॉजिटिव हो गई। अगर ये जीरो से छोटा है तो ये पॉजिटिव है। अगर मैं यहाँ 2 भी लगा दूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रहेगी तो पॉजिटिव ही। किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब मेरा -2x पॉजिटिव है, ये जो है मेरा पॉजिटिव है। ये पूरी वैल्यू जो है अंदर की ये पॉजिटिव हुई। और पॉजिटिव हुई तो हमें फंक्शन की डेफिनेशन में क्या रखना है, 2 × x। तो ये हो जाएगा 2 × और ये वाली वैल्यू इसका डबल कर देना है। ठीक है, जब x < 0। ठीक है भाई, ये x हमारा नेगेटिव है तो ये -2x हमारा बन गया पॉजिटिव। और पॉजिटिव पे हमें डेफिनेशन दी है कि इनपुट का डबल कर दो, इस x का डबल कर दो। तो मैंने इस -2x का डबल कर दिया। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये -4x आ जाएगा। ये -4x आ जाएगा। तो ये हमारा फॉग आया 0 जब x 0 से बड़ा है और -4x जब x 0 से छोटा है। ठीक है, ये हमारा फॉग आया। आगे चलते हैं, गॉफ निकालते हैं। गॉफ ऑफ x, इसका क्या मतलब होता है, g ऑफ f(x). इसको हम क्या कर सकते हैं, वैसे ही लिखेंगे, 2 पार्ट में ब्रेक करना है। g ऑफ f(x), x > 0, g ऑफ f(x), x < 0। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो f और x, g और f डेफिनेशन है वो दोनों अलग अलग के लिए, पॉजिटिव नेगेटिव के लिए अलग अलग है। अब ठीक है, अब पहले से f(x) को देखते हैं। जब x पॉजिटिव है तो f(x) की वैल्यू कितनी है, 2x। तो ये हमारा बन जाएगा बच्चों 2x। x क्या है, पॉजिटिव है। और ये क्या बन जाएगा, 0। तो ये हो जाएगा g 0। कब, जब x नेगेटिव है। तो अगर x पॉजिटिव है तो 2x भी पॉजिटिव है। ये वाली वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी डेफिनेटली। अगर x पॉजिटिव है और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो पॉजिटिव पे g की क्या वैल्यू है, हर पॉजिटिव नंबर के लिए g 0 है और ये पूरी वैल्यू हमारी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। तो ये पूरी वैल्यू 0 हो गई। और 0 से छोटे पे वैल्यू क्या है, -2x। तो ये -2 × 0 कर देंगे, है ना, 0 कर दें। या भाई 0 पे इसकी वैल्यू 0 ही रहेगी। क्या यहाँ देखें या यहाँ देखें, दोनों में इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0। तो ये क्या है, पॉजिटिव हो, क्या है ये नेगेटिव हो। ठीक है ना भाई, ये x पॉजिटिव है तो 2x भी पॉजिटिव हो, प्लस का हुआ। तो प्लस पे उसने वैल्यू क्या दी है, 0, हर प्लस के नंबर के लिए 0। तो इस पे पूरी वैल्यू 0 हो गई। और g 0 तो वैसे हमें यहाँ मिलेगा इक्वालिटी, है ना। x नेगेटिव है तो हमें क्या लेना है, x नेगेटिव है तो फंक्शन लेना है -2 × x। तो -2 × 0 करूँ मैं, या फिर यहाँ से देख लूँ 2 × 0, 0 ही है, दोनों केस में 0 आएगी। तो ये वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब g हमारा जो आया, जी पॉजिटिव के लिए भी 0 आ रहा है, नेगेटिव के लिए थ्रू आउट 0 है। तो ये जो फंक्शन है हमारा g ऑफ f(x), ये बच्चों आइडेंटिकली 0 फंक्शन आया। तो दोनों बराबर नहीं आए, आप देख सकते हो दोनों बराबर नहीं आए, फॉग और गॉफ बराबर नहीं है। चलते हैं और कुछ क्वेश्चन की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में इसी से क्वेश्चन आएगा, इतनी गारंटी है। जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेगा 99%। ठीक है, एक फंक्शन दिया है r से r और एक और फंक्शन दिया है f(x). अच्छा, एक ही फंक्शन दिया है, सॉरी, x² - 3x + 2। और आपसे पूछा है फॉफ निकालो। फॉफ होता है f ऑफ f(x), वही डेफिनेशन लगानी है, f ऑफ f(x). तो पहले हम क्या करेंगे, f(x) की वैल्यू तो ये है, तो ये रख देंगे f(x) की जगह, x² - 3x + 2। इसको मैं थोड़ी देर के लिए y मान लेता हूँ। तो ये मेरा fy हो गया, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ये मैंने y मान लिया, ये y है। तो fy कितना हो जाएगा, अगर f(x) इतना है तो fy कितना हो जाएगा, y यहाँ रख देंगे, y² - 3y + 2। इस y की वैल्यू फिर से यही रख देंगे, x² - 3x + 2। इसलिए मैंने y मान लिया था ताकि इसका स्क्वायर, भाई इसको मैंने y मान लिया, ये y हो गया fy। तो f(x) की डेफिनेशन से fy कितना आएगा, y से रिप्लेस कर देंगे, y² - 3y + 2। अब y की वैल्यू फिर से ही रख देंगे, तो ये पूरा y है, इसका स्क्वायर -3 टाइम x² - 3x + 2 और +2। आप इसे खोलना चाहो खोल सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी हम इसे रख सकते हैं। तो ये हमारा f ऑफ f(x) आया, f ऑफ f(x) आया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन दिया है f r से r, दोनों ही फंक्शन r से आ रहे हैं तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। एक फंक्शन दिया है हमें sin x f(x) to f(x) और एक फंक्शन हमें दिया है बच्चों gx x²। और हमसे पूछा है फॉग निकालो, तो फॉग निकालते हैं। देखो फॉग ऑफ x,
तो ये हो जाएगा एफ ऑफ जी एक्स, है ना। फॉग का मतलब एफ ऑफ जी एक्स। अब जी एक्स की वैल्यू ये है, तो ये हो गया जी ऑफ एक्स स्क्वायर। इसको आप चाहो तो वाई मान सकते हो थोड़ी देर के लिए, एक्स स्क्वायर को, तो ये हमारा जी वाई हो जाएगा। मैंने एक्स स्क्वायर को वाई मान लिया थोड़ी देर के लिए। अब हाँ जी, ठीक है, जी एक्स, एक्स स्क्वायर था ना, यहाँ पे एफ आएगा बच्चों, सॉरी एफ आएगा, तो ये एफ हो गया। अब एफ एक्स कितना है, साइन एक्स, तो एफ वाई कितना हो जाएगा, साइन वाई हो जाएगा भाई, साइन वाई हो गया। और वाई की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो कभी आपको कन्फ्यूजन हो तो आप उसे एक्स मान वाई मान के कर सकते हैं, ईजिली हो जाएगा। अगले पे चले, अगले पे चले बड़े भाई। एक फंक्शन दिया है एफ एक्स 2x + 1 और एक फंक्शन दिया है जी एक्स एक्स स्क्वायर -2, एक्स स्क्वायर -2, और हमसे बोला है गॉफ निकालो। तो जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स हो गया 2x + 1। यार ये मार करना ख़त्म हो गया, इसकी इंक ख़त्म हो गई। अभी तो ली थी मैंने 2.5 करोड़ की इंक बहुत महंगी इंक लाता हूँ भाई मैं तो एफ एक्स हो गया इतना 2x + 1, तो इसको मैं मान लेता हूँ y। मंगानी पड़ेगी कल को। कोई बच्चा महंगी इंक को तो बताना, 5-6 करोड़ से कम की ना हो, है छोटी मोटी इंक मैं यूज़ नहीं करता, कम से कम 5-6 करोड़ की तो हो। और मार्कर भी बताना मुझे, 10-12 करोड़ वाले मार्कर 5-6 भिजवा देना, मैं पेमेंट कर दूँगा। तो ये देखो जी एफ एक्स की वैल्यू ये थी, यहाँ रख दी, इसको हमने y मान लिया, तो ये जी वाई हो गया। अब जी एक्स की वैल्यू तो इतनी है, तो जी वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y² -2। बस y की वैल्यू यहाँ रख देंगे। अब बचा क्या, अब इसे खोल लेंगे तो आंसर आ जाएगा। इतना तो आप खोल ही सकते हो, है ना, नहीं भी खोलोगे तो भी काम चल जाएगा। बस ऑप्शन में दिया हो तो ऑप्शन हमें चेक करना पड़ सकता है। चलो कहाँ चलें, अभी बताएंगे कहाँ चलें। अरे क्या बात है, क्या क्वेश्चन है, क्या बात है भाई, क्या बात है। एक फंक्शन दिया है वो जी 1, 1, 2, 3, 3, 5 और 4, 7 ये दिया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अभी बताऊंगा, मैं नहीं बता रहा और साथ ही साथ बोला है जी एक्स जो है इस तरीके का है, अल्फा एक्स प्लस बीटा। तो अल्फा और बीटा बताओ, अल्फा बताओ और बिटवा बताओ, ठीक है। इसका मतलब ये है बालकों कि 1 पे जो वैल्यू है, 1 पे ये इनपुट होता है, आउटपुट 1 है। 2 पे जो वैल्यू है वो 3 है। 3 पे जो वैल्यू है वो 5 है और 4 पे जो वैल्यू है वो 7 है, ठीक है। और साथ ही साथ जी एक्स का एक नेचर ये भी दे दिया है कि इस तरह का लीनियर फंक्शन है। तो अल्फा और बीटा बताना है, ठीक है, बता देंगे। तो पुट x इक्वल टू 1, तो x को रख देंगे 1, x को 1 रखो, तो यहाँ हो जाएगा जीवन। जीवन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जीवन को नष्ट मत करो। तो यहाँ भी x को 1 रख देंगे, अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा। अब जीवन की वैल्यू कितनी है, 1, तो ये बता रहा है जीवन एक ही है, जीवन एक है एक से ज़्यादा नहीं है। तो इसे ढंग से उपयोग करो, अल्फा प्लस बीटा। तो ये पहली इक्वेशन आ गई। अगेन वी कैन पुट एनी ऑफ दिस वैल्यू 2, 3, 4, तो हम क्या करेंगे, 2 रखेंगे, G2, तो G2, ठीक है, जीवन G2, जीवन को G2, तो ये 2 हो गया, कुछ भी बोल रहा है। 2 पे है वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3। तो दूसरी इक्वेशन ये मिल गई, दोनों को एक साथ यहाँ रख लेते हैं। 2 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3 और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1, घटा दो, खत्म। इधर कौन घटाएगा भाई, हैं, अल्फा 2 आ गया, अल्फा 2 आ गया तो अल्फा को 2 यहाँ रख दो, तो बीटा इक्वल टू -1, तो अल्फा और बीटा आ गया, अल्फा 2 बीटा -1। तो जो हमारा जी एक्स फंक्शन बनेगा वो बनेगा 2x - 1। नाउ वी कैन वेरीफाई द फंक्शन। 1 पे कितनी वैल्यू आएगी, 2 1 2 -1 1। 2 पे कितनी आएगी, 2 2 4 -1 3। 3 पे कितनी आएगी, 2 3 6 -1 5। 4 पे कितनी आएगी, 2 4 8 -1 7, ठीक है। तो ये फंक्शन ऐसे दिया था, समझ गए क्या कहना चाह रहा था फंक्शन में। एक और इसकी लास्ट प्रॉब्लम लेते हैं और फिर देखते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन, फटाफट भाई, छुट्टी नहीं होगी, ठीक है। एफ एक्स दिया है x² + 3x + 1 और जी एक्स दिया है 2x - 3 और हमसे बोला है फॉग निकालो। अभी निकालते हैं। तो फॉग क्या होता है, f ऑफ जी एक्स होता है
और ये क्या होता है एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू क्या है ये, तो एफ 2x माइनस 3, इसको मैं मान लेता हूँ y, तो ये हो जाएगा एफ वाई, एफ एक्स की वैल्यू ये है, तो एफ वाई कितना हो जाएगा, एफ वाई हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। बच्चों y की जगह 2x माइनस 3 यहाँ रख देंगे, 2x माइनस 3, यार कुछ तो कर लो, थोड़ा सा काम, सारा काम मैं ही करूँगा क्या, ठीक है, ऐसे खोलना जरूर, तो मैं नहीं खोल रहा, इसे एक्सपेंड करना। तो ये आ गया हमारा f ऑफ जी एक्स। अब हम निकालेंगे g ऑफ एफ वाई, जी ओ एफ निकालेंगे, जी ओ एफ, इसका मतलब होता है g ऑफ एफ एक्स। तो g ऑफ एफ एक्स क्या हुआ, ये वाला भी ख़राब हो गया, तो उससे भी ज़्यादा महंगा था भयंकर की, करोड़ों का नुकसान हो जाता मुझे एक वीडियो बनाने पे यार इतना नुकसान ना करो। g ऑफ एफ एक्स, तो ये हो गया इतना, कितना, इतना, इसको y मान लेते हैं, ठीक है, तो g हो गया जी वाई, तो जी वाई कितना आ जाएगा 2y माइनस 3, यहाँ से देखो ना जी एक्स 2x माइनस 3 है, तो जी वाई 2y माइनस 3, y की वैल्यू ये रख देंगे 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस 3, ठीक है, इसे खोल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आगे चलें, एक और निकाल देते हैं इस पर, एफ ऑफ एफ, गॉग बोला है, गॉग, क्या बात है, जी ओ जी एक्स निकालना है, तो इसका मतलब है जी ऑफ जी एक्स, और जी एक्स कितना दिया था, जी एक्स दिया था जी ऑफ 2x माइनस 3, है ना, जी एक्स की मैंने भले ही यहाँ पे मिटा दिया हो, लेकिन इसको इसने इतना दिया था 2x माइनस 3, तो जी एक्स की जगह 2x माइनस 3 आ गया, 2x माइनस 3 को मैं y मान लेता हूँ, है ना, तो जी वाई, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, बाय दिस डेफिनेशन 2y माइनस 3, तो 2 इंटू y की वैल्यू कितनी है 2x माइनस 3, ये माइनस का 3, तो 2 2 जा 4x माइनस 6 माइनस 3, देखो इजी वाला तो मैंने खोल दिया, मुश्किल वाला नहीं खोला। तो ये हम इस तरीके से कंपोजिशन निकाल सकते हैं, गॉग फॉग अलाना फलाना ढिंकाना। मैं जरा इंक डाल लूँ, आगे मेरी करोड़ों की इंक डाल ली भाई मैंने इंक। हाँ, तो अब हमें पढ़ना है इन्वर्टिबल फंक्शन। इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है, मतलब कौन सा फंक्शन इन्वर्टिबल हो सकता है। जैसे बच्चों यहाँ पर हमारा एक सेट है ए और यहाँ पर हमारा एक सेट है बी, यहाँ से हमने एक फंक्शन, हमें पता है कि फंक्शन एफ है, तो क्या मैं यहाँ से यहाँ भी एक फंक्शन बना सकता हूँ इसी फंक्शन के अकॉर्डिंग, एक नया रूल, तो उसको हम बोलते हैं इनवर्स ऑफ एफ, एफ का इनवर्स। तो इसका एफ -1 लिखते हैं ऊपर, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है 1/f, पहले तो इसको भूल जाओ कि इसका मतलब 1/f होता है, ये एक नोटेशन है, ये क्या है, एक नोटेशन है। अभी देखते हैं, नोटेशन है ये केवल एक नोटेशन है, ठीक है, मतलब डिनोट करने के लिए हमने लिखा है। तो पहले डेफिनेशन देखते हैं, अगर एक फंक्शन है एफ एक्स से वाई में, एक्स डोमेन है वाई कोडोमेन है, इसको इन्वर्टिबल बोलेंगे, सेट टू बी इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन जी, एक जी फंक्शन मिले बिल्कुल उल्टा y से x में, अगर f x to y है तो एक फंक्शन हम ढूंढ पाएँ y से x में सच दैट कि गॉफ करें तो वो x आए और फॉग करें तो वो y आए। अब ये ix का क्या मतलब होता है, ix होता है हमारा आइडेंटिटी फंक्शन, fx इक्वल टू x को हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन की जो इनपुट दे रहे वही आउटपुट आ रहा है, जो इनपुट दे रहे वही आउटपुट आ रहा है, ऐसे फंक्शन को बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। अब x और y क्यों लिया है, देखो जब हम इस गॉफ का यूज़ करेंगे तो हम क्या करेंगे, जी ऑफ एफ एक्स, तो हमारा इनपुट यहाँ से शुरू होगा, मतलब मैं एक्स वैल्यू यहाँ से दूंगा, तो मैं जो वैल्यू दूँ मेरी वही वैल्यू आनी चाहिए, इसलिए इसे आई एक्स बोला। और जब मैं फॉग ऑफ वो करूँगा तो मैं क्या करूँगा, एफ ऑफ जी, और जी को कहाँ से देनी है वैल्यू, जी को वाई से दी जाएगी वैल्यू, है ना, तो जी को वैल्यू दी जाएगी वाई, और जो हम वैल्यू दे रहे हैं वही हमारा आंसर आना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे आई वाई बोला है कि वही आ जाए लौट के, क्या है हम जी फॉग निकाले या गॉफ निकाले, तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं इन्वर्टिबल। और वो जो फंक्शन जी आता है, अगर हम ढूंढ पाए ऐसा जी हम ढूंढ पाए तो उसको हम एफ इनवर्स बोलते हैं, इसी फंक्शन को हम बोलते हैं एफ का इनवर्स, इनवर्स ऑफ एफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इनवर्स ऑफ एफ, ठीक है, यही हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का बेस बनेगा इनवर्स फंक्शन का, कि इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होते हैं। इन्वर्टिबल फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और डे टू डे लाइफ में इसकी एप्लीकेशन दी जाती है। कैसे, जैसे हमने क्या करा, एक मैसेज भेजा व्हाट्सएप के थ्रू किसी को, तो वो मैसेज हमने इंग्लिश में टाइप करा, लेकिन वो मैसेज इंग्लिश में नहीं जाता, बीच रास्ते में वो कोड में जाता है, कोड बन जाता है, और जैसे ही वो किसी के पास जिस पे रिसीव होना होता है, वो तो कोडिंग पढ़ नहीं सकता, वो कोड तो नहीं पढ़ेगा, उसे तो उसी लैंग्वेज में चाहिए होगा, तो वो क्या फंक्शन क्या करता है, उस पर फिर से वही इन्वर्स ऑपरेट करके उसको उसकी लैंग्वेज में बदल देता है। तो अगर हमारे पास इन्वर्स फंक्शन है तो हमने यहाँ से इनपुट दिया, है ना, इसने इसको कोड में बदला, अब ये कोड में जा रहा है, तो जैसे ही इसे
उसी में बदलना है, तो इस कोड पे जब इन्वर्स फंक्शन अप्लाई होगा तो वो उसको ए में बदल देगा। तो ऐसे हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं इन्वर्स के लिए। तो इन्वर्स फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इन्वर्स फंक्शन होगा कब, अगर हम ऐसा जी ढूंढ पाए कि जी ओ एफ एक्स आ जाए और एफ ओ जी वाई आ जाए, तो हम उसे बोलेंगे इन्वर्टिबल। ठीक है, जैसे मैं एक क्वेश्चन के लिए बताता हूँ कि इन्वर्स हम निकालते कैसे हैं। एक फंक्शन दिया है हमें, अब फंक्शन नेचुरल नंबर से वाई में दिया है। क्या फंक्शन दिया है, वाई कोई सेट है, एफ एक्स इक्वल टू 4x + 3, एफ एक्स इक्वल टू 4x + 3। ठीक है, ये एक फंक्शन हमने ले लिया। और एक और फंक्शन में ले लेता हूँ जी y से n में। ठीक है, y से n में मैंने एक फंक्शन ले लिया फंक्शन है जी वाई इक्वल टू y - 3 अपॉन y - 3/4। देखो ये दो फंक्शन है, ये n/y है तो मैंने यहाँ पे 4x + 3 ये फंक्शन दे दिया, ये y/n है तो इसलिए यहाँ पे y बोला है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, ये निकाल के देखते हैं, पहले f ऑफ g निकाल के देखते हैं। f ऑफ g तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ g y, भाई y रख रहे हैं ना तो चलो y रख देते हैं। तो ये हो जाएगा f g y की वैल्यू क्या है, g y की वैल्यू तो ये है y - 3/4, ये जी वाई की वैल्यू थी। तो मेरे को ये x की जगह पे रखना है, ये पूरी वैल्यू तो अब हमारा इनपुट का काम कर रही है, या ऐसे z मान लो थोड़ी देर के लिए, y तो नहीं मान सकते, तो ये f z हो गया। चलो अब एफ एक्स कितना है, 4x + 3, तो एफ जेड कितना हो जाएगा, 4z + 3, z की वैल्यू रख देते हैं, तो 4 × z कितना है, y - 3/4 + 3, ये 4 से 4 कट गया, तो ये क्या आया, y - 3 + 3, तो कुल मिला के हमारा आंसर क्या आया, y आया। अभी जब मैंने फॉग निकाला तो क्योंकि y से था ना फॉग फंक्शन, तो इनपुट कौन था, y, जो इनपुट दिया मैंने y, वही मेरा आंसर आ गया आउटपुट। अब मैं गॉफ निकाल के देखता हूँ, गॉफ, तो गॉफ जो है, गॉफ अगर हम निकालें तो जी एफ एक्स हो जाएगा, और एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, ये ध्यान दो बच्चों, इनपुट हमने जहाँ से शुरुआत करी है वो हमारा x है। अगर ये x लौट के आया तब हम इसे आइडेंटिटी फंक्शन बोलेंगे, जी एक्स, इसको z मान ले अगर हम, तो ये हो जाएगा जी जेड। तो जी जेड हम यहाँ रखेंगे इस डेफिनेशन में, तो 4y - 3 है ना, जी वाई है y - 3, तो ये हो जाएगा z - 3/4। अब z की वैल्यू तो ये है, तो इसको z से रिप्लेस कर देंगे, z को क्या रख देंगे, 4x + 3, z की जगह हमने क्या रख दिया, ये रख दिया -3/4, तो ये 3 से 3 कट गया तो आ गया 4x/4, तो ये 4 भी कट गया, तो ये भी देखो x आ गया। तो दोनों ही तरफ से जब हमने गॉफ निकाला तो इनपुट x आया, जब हमने y निकाला तो भी x आया, तो हम ये कह सकते हैं दिस फंक्शन g इज इनवर्स ऑफ f। अब क्योंकि ये जी वाई है, क्या है मैं ऐसे जी एक्स लिखूँ कोई फर्क पड़ेगा नहीं भाई, नोटेशन से क्या फर्क पड़ेगा, तो यहाँ पे x - 3, x तो हमारा कोई नंबर होगा, y भी कोई नंबर होगा, तो हम रखते रहेंगे। तो हम इन्वर्स x की टर्म में देते हैं, तो हम बोलेंगे f इन्वर्स x, ये जो हमारा फंक्शन है ये क्या है, ये इन्वर्स है। ठीक है, ये f का इन्वर्स फंक्शन है। इन दोनों को जब ऑपरेट करेंगे, जब इनका कंपोजिशन निकालेंगे तो हमें आंसर मिलेगा x। अब इन्वर्स और इसमें देखो क्या फ़र्क आया, तो f इन्वर्स और 1/f दोनों ही बहुत अलग चीज़ हैं, ये दोनों बराबर नहीं है, इसको इससे कंफ्यूज मत होना। 1/f अगर मैं निकालता तो 1/f तो बच्चों मेरा ये आता 1/4x + 3, ये मेरा 1/f नया फंक्शन है, जबकि f इन्वर्स तो ये है, तो f इन्वर्स इसके बराबर नहीं होता, ये एक नोटेशन है, केवल हम डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्वर्स। अब दिक्कत यह है कि हम कैसे बताएं कि कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है कि नहीं, मतलब उसका इन्वर्स हम निकाल सकते हैं कि नहीं। तो गारंटी क्या से मिलेगी, कंडीशन क्या है, कंडीशन ऑफ इन्वर्स ऑफ f, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स ऑफ f, मतलब किसी फंक्शन का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करेगा। आपसे पूछ सकता है व्हेन अ फंक्शन इज इन्वर्टिबल, मतलब वो कब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ये तो कंडीशन ये है बच्चों, इफ f इज 1 1 on 2, f इज 1 1 on 2, अगर कोई फंक्शन 1 1 on 2 है, 1 1 on 2 को बच्चों हम बोलते हैं बाइजेक्टिव भी बोल देते हैं इसे, है ना, बाइजेक्टिव। तो 1 1 को बोलते हैं इंजेक्टिव, ऑन 2 को बोलते हैं सर्जेक्टिव, दोनों को एक साथ मिला के बाइजेक्टिव। इफ अ फंक्शन इज बाइजेक्टिव देन डेफिनेटली इज इन्वर्टिबल, अगर कोई फंक्शन 1 1 on 2 है तो वो इन्वर्टिबल होगा। उल्टा भी कह सकते हैं, अगर इन्वर्टिबल है तो 1 1 on 2, तो इन्वर्टिबल का मतलब है 1 1 on 2 एक साथ,
और इसका मतलब है इन्वर्स भी होगा। तो इन्वर्टिबल है तो 1 1 ऑन 2 होगा, 1 1 ऑन 2 तो इन्वर्टिबल होगा। क्यों होता है 1 1 में, प्रूफ तो नहीं करूँगा, ऐसे ही समझा दूंगा क्योंकि प्रूफ की ज़रूरत है नहीं। 1 1 ऑन 2 होने पर ही इन्वर्टिबल क्यों होगा। देखो बच्चों, इसमें मैंने A B C D ये 4 पॉइंट लिए, इसमें मैंने 1 2 3 4 5 लिया, ये मेरा फंक्शन मैंने यहाँ से बना दिया f। तो मान लिया ये इस पे चला गया, इस पे चला गया, इस पे चला गया, इस पे चला गया, तो 1 1 तो हो गया, 1 1 हो गया। अब मैं इससे एक इन्वर्स रूल बनाना चाहता हूँ, तो इन्वर्स रूल क्या बनेगा भाई, A पे मेरे को क्या मिल रहा था 1, तो मैंने एक उल्टा रूल बना दिया कि मैं 1 पे A ले लेता हूँ, इधर से इधर मैंने एक रूल बना दिया, ये यहाँ पे मैप हो रहा तो इधर से मैंने 1 को A पे मैप कर दिया, 2 को इधर मैप कर दिया B पे, 3 को इधर, 4 को इधर, ये एक फंक्शन में बना सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या होगी, इस 5 को मैं कोई वैल्यू नहीं दे पाऊंगा, तो f इनवर्स 5 पे लग जाएगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि कोई इधर से आ ही नहीं रहा था। तो ये हमारा इन्वर्टिबल नहीं हो पाया क्योंकि इसको हम वैल्यू नहीं दे पाए। तो ये 1 1 तो था, ऑन टू नहीं था, ठीक है, 1 1 था लेकिन ऑन टू नहीं था, तो मैं इन्वर्स नहीं निकाल पाया। एक और केस पे विचार करते हैं। तो अगर हमने यहाँ देखा कि अगर फंक्शन 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है तो हम उसका इन्वर्स नहीं निकाल पा रहे। अब हम देखते हैं ऑन टू हो जाए पर 1 1 ना हो पाए। तो यहाँ से चलो एक और फंक्शन लिया, A B C D 1 2 3। मैंने क्या करा, इसको ये 1 1 नहीं है, ऑन टू है। अब यहाँ से तो मैं फंक्शन बना सकता हूँ। A पे मैं क्या वैल्यू दे दी 1, B पे मैंने क्या वैल्यू दे दी 2, C पे मैंने क्या वैल्यू दे दी 3, और अच्छा B पे भी 1 दी है, C पे 2 दी है और D पे 3 दी है। मान लो मैं एक इन्वर्स रूल बनाना चाहता हूँ, तो मैं 3 का इन्वर्स तो यहाँ D पे मैप कर सकता हूँ, 2 को मैं यहाँ वैल्यू दे सकता हूँ यहाँ से एक। लेकिन इसके साथ दिक्कत आ जाएगी, जब भी फंक्शन बनाते हैं तो एक ही वैल्यू के लिए वो 2 वैल्यू पे मैप नहीं हो सकता। मैंने फंक्शन के डेफिनेशन में बताया था कि एक वैल्यू 2 जगह मैप नहीं हो सकती, वो रिलेशन होता है लेकिन फंक्शन नहीं होता। फंक्शन में एक वैल्यू एक पे ही जा सकती है, 2 तो एक साथ जा सकती हैं, 2 लाइन एक जगह पे जाके मिल सकती हैं, लेकिन 1 से 2 नहीं जाएंगी, है ना। लाइन का मतलब यहाँ पर ये है कि 2 पॉइंट की एक इमेज हो सकती है लेकिन 1 पॉइंट की 2 इमेजेस नहीं हो सकती। तो यहाँ से भी फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। f इनवर्स 1 यहाँ पर फिर से क्वेश्चन मार्क लग गया कि हम 2 वैल्यू नहीं दे सकते, ना ये ना ये। ऐसे समझो कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो ऐसे काम कर रहा है कि हमने एक मैसेज भेजा, वो कोड में बदला, अब वो कोड 2 तरीके की लैंग्वेज में बदल जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है। वो अलग अलग लैंग्वेज में नहीं बदलेगा, एक ही लैंग्वेज में बदलना चाहिए, ठीक है। जैसे कि A को उनने कोड कर दिया ऐसे अल्फ़ा में, अब उसे इन्वर्स फंक्शन लगाना है, और इधर B को भी उनने कोड कर दिया अल्फ़ा में। जब इन्वर्स फंक्शन लगेगा तो ये समझ में नहीं आएगा उससे सॉफ्टवेयर को कि मैं इसको B आंसर दूँ या A आंसर दूँ, ठीक है, एक ही चीज़ को। तो इसलिए ये भी इन्वर्टिबल नहीं होगा। तो जब केवल 1 1 है, ऑन टू नहीं है, तो इन्वर्टिबल नहीं हो सकता। ऑन टू है, 1 1 नहीं है, तो इन्वर्टिबल नहीं हो सकता। अब हम इस कंडीशन को थोड़ा सा ख़त्म करते हैं और इधर देखते हैं, B को यहाँ ले गए, C को 3 पे ले गए और D को ले जा लेते हैं 4 पे। तो बहुत बढ़िया, A 1 पे गया तो 1 पे मैं A बना सकता हूँ उल्टा फंक्शन, B 2 पे गया तो 2 पे उल्टा फंक्शन यहाँ बना सकता हूँ, C 3 पे गया तो C का उल्टा फंक्शन यहाँ बना सकता हूँ, D 4 पे गया तो यहाँ बना सकता हूँ, है ना। तो इसका मैं इन्वर्स फंक्शन बना सकता हूँ, ये 1 ये 2, अगर ये 3 है और ये 4 है तो मैं उल्टा फंक्शन कैसे बना सकता हूँ भाई, ये बोल सकता हूँ f इनवर्स 1 को मैं A दे देता हूँ, f इनवर्स B को मैं 2 दे देता हूँ, f इनवर्स 3 को मैं C दे देता हूँ, f इनवर्स 4 को मैं D दे देता हूँ। तो ये मेरा फंक्शन 1 1 वो इन्वर्टिबल हो गया। तो इन्वर्टिबल होने की गारंटी क्या है, फंक्शन कैसा होना चाहिए, फंक्शन 1 1 ऑन टू होना चाहिए। फंक्शन कैसा होना चाहिए, 1 1 ऑन टू। तो अगर कोई फंक्शन 1 1 ऑन टू है तो वो इन्वर्टिबल होगा। एक चीज़, इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है, इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन f इफ एग्जिस्ट, या तो एग्जिस्ट नहीं करेगा भाई या एग्जिस्ट करेगा, है ना। या तो एग्जिस्ट नहीं करेगा तो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का भाई। अगर एग्जिस्ट कर गया देन यूनिक, देन इट इज़ यूनिक, देन इट इज़ यूनिक। यूनिक होता है मतलब एक फंक्शन के 2 इन्वर्स नहीं हो सकते, एक फंक्शन का एक ही इन्वर्स होगा, 2 फंक्शन नहीं हो सकते। एक फंक्शन के एक से ज़्यादा इन्वर्स नहीं होंगे, अगर है या तो नहीं होगा, अगर है तो एक से ज़्यादा नहीं होगा। इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन यूनिक होता है, एक से ज़्यादा इन्वर्स नहीं हो सकते। अब देखते हैं कुछ फंक्शन के इन्वर्स कैसे निकाले जाते हैं। तो 2-4 क्वेश्चन करते हैं, छुट्टी अभी नहीं होगी। जैसे कि आपको दिया है, एक सेट दिया है A और बोला है A B C D, और फंक्शन उसने ऐसे दे दिया, कैसे भी दे सकता है बच्चों, A to A है, ये A को B पे मैप कर दिया, A से A में भी बन सकता है ना फंक्शन, तो A to A दे रहा है, A को B पे, B को D पे, C को A पे और D को C पे। तो इन्वर्स पूछा है हमसे, तो पहले हम इसका मतलब देख लेते हैं। A किस पे जा रहा है, B पे, B किस पे जा रहा है, D पे, C किस पे जा रहा है, A पे, और D किस पे जा रहा है,
सी पे। तो जब हमें ये पता चल गया तो मैं इसका इन्वर्स कैसे लिखूंगा, इन्वर्स फंक्शन जो बनेगा पलट दो इसे, ए बी पे जा रहा था तो इन्वर्स में बी ए पे जाएगा, इन्हें पलट दो, बी ए पे जाएगा और डी बी पे जाएगा और ए सी पे जाएगा और सी डी पे जाएगा। यहाँ से एक उल्टा रूल बना दिया, इन्वर्स रूल बन गया। तो ये इसका इन्वर्स है, इन्वर्स उसी में हमने दे दिया उसकी डेफिनेशन के अनुसार। जैसे आपको बोला है कि भाई एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 4x + 5, क्या ये इन्वर्टिबल है कि नहीं पूछा है, इन्वर्टिबल है कि नहीं है, अगर है तो इसका इन्वर्स ज्ञात करो, इसका इन्वर्स बताओ। तो ये बच्चों 1 1 on 2 फंक्शन है, हम इसे प्रूव कर देंगे इजीली, इट इज़ 1 1 on 2। तो हम यहाँ लिख देंगे एफ इज़, तो टू प्रूव एफ इज़ इन्वर्टिबल है कि नहीं, तो एफ इज़ 1 1, ये 1 1 है ना, 1 1 पे मैं सारे क्वेश्चन करा सकूँ, लीनियर फंक्शन 1 1 होता है। फॉर इसके लिए हम क्या करते हैं, एफ एक्स 1 को क्या कर देते हैं, एफ एक्स 2 के बराबर रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 4x + 1 5 और 4x2 + 5, 5 ने 5 को मारा, 4 भी 4 को काट देगा, तो यहाँ से हमारा x1 = x2 आ जाएगा। तो 1 1 तो है डेफिनेटली। फंक्शन हमें बच्चों R से R में दिया है, रियल से रियल में, f इज़ अ फंक्शन फ्रॉम R to R। तो ये हमारा 1 1 फंक्शन है, 1 1 हो गया। अब क्या दिखाना रह गया, on 2 हुआ, तो 1 1 on 2 हो गया। और 1 1 on 2 फंक्शन क्या होता है, इन्वर्टिबल होता है। मैं तेज बोल रहा हूँ तो आप पे ऑप्शन है, आप वीडियो स्लो कर सकते हैं भाई, टेक्नोलॉजी में जीरो हो, क्या बात है। चलो फॉर on 2 के लिए क्या करना होता है, on 2 के लिए हमने बताया था कि हर y जो यहाँ पर मौजूद है इसमें, हर y उसके लिए अगर हम x ढूंढ पाए तो on 2, वैसे भी लीनियर फंक्शन on 2 होता है तो इसको y मान लेते हैं। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं, तो 4x = y - 5, तो x = y - 5/4, ठीक है। तो यही जो x की वैल्यू आई, तो हर y के लिए ये हमारा x आ गया, तो यहाँ से लिख देंगे x इज़ on 2, जैसे में हम लिखते हैं। तो ऐसे लिख देते हैं, देयरफॉर फॉर ऑल y बिलोंग टू कोडोमेन देयर एग्जिस्ट x = y - 5/4। हर x के लिए, हर y के लिए हमने ये x ढूंढ लिया सच दैट कि ये x ही हमें वो y देता है। इस x को इससे रिप्लेस करते हैं, आप रख के भी देख सकते हो, x की जगह ये रखोगे तो आपको y मिल जाएगा। तो ये फंक्शन हमारा on 2 भी हो गया। तो 1 1 on 2 है तो इन्वर्टिबल, बस इसमें कुछ नहीं करना होता, ये जो वैल्यू आई है यही इन्वर्स ऑफ y होता है। नाउ वी क्लेम लेट, तो हम एक फंक्शन मान लेते हैं g ऑफ x, क्योंकि f R to R है तो g भी हम कहाँ से कहाँ मान लेते हैं, R से R में, और यही फंक्शन मानना होता है ना, इसी को मानना होता है। y - 5 है ना, y की जगह x रख दो, ये मैंने फंक्शन मान लिया। अब मैं क्लेम कर रहा हूँ नाउ देन, ये हमारा क्लेम है कि g = f इन्वर्स, यही है इन्वर्स फंक्शन, f का इन्वर्स फंक्शन यही है। जो y की वैल्यू आएगी बच्चों, अगर कोई फंक्शन 1 1 on 2 है, जब भी जो वैल्यू आपकी ये x की वैल्यू आएगी, यही f का इन्वर्स होता है। यही क्या होता है, f का इन्वर्स होता है। अब मैं इसे प्रूफ करता हूँ कि f का इन्वर्स है, f का इन्वर्स है। ये हम कैसे प्रूफ करेंगे, अगर ये f का इन्वर्स है तो g ऑफ f और f ऑफ g ये दोनों ही क्या आना चाहिए, हमारा x आ जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि फंक्शन हमारा R to R है, दोनों ही फंक्शन, f भी R से R है और g भी R से R है, तो फिर y लिखने का कोई मतलब नहीं रह जाता, दोनों में सेम इनपुट है। तो ये, तो पहले हम गॉफ निकालते हैं, तो g ऑफ f(x), अच्छा f(x) क्या था, f(x) मैंने मिटा दिया, f(x) ओहो f(x) था भाई हमारा 4x + 5, 4x + 5। तो देखते हैं g ऑफ f(x), तो g 4x + 5, तो g इसको हम y मान लें अगर थोड़ी देर के लिए, तो gy, और gy कितना हो जाएगा इस डेफिनेशन से, ये हो जाएगा y - 5/4। y की जगह हम क्या रखेंगे, y की जगह हम ये वैल्यू रखेंगे जिसको हमने y माना था, तो 4x + 5 - 5/4, तो हो जाएगा बच्चों 4x/4। तो देखो x आ गया, तो जब हमने g ऑफ f(x) निकाला तो x आया। अगर f ऑफ gx भी x आ गया तो डन, इन्वर्स होगा। नाउ f ऑफ gx निकालते हैं, तो f ऑफ gx कितना है, gx है x - 5/4, इसी को हम y मान लेते हैं, ठीक है। तो इसको हमने y मान लिया, तो fy कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 4y + 5, ठीक है। y की जगह हम ये रख देते हैं 4 × x - 5/4 + 5, 4 से 4 कट गया, तो x - 5 + 5, तो ये भी x आ गया, बिकॉज g ऑफ f(x) = f ऑफ gx, अगर ये दोनों ही x आ जाते हैं तो ये हमारा इन्वर्स फंक्शन होता है, हैंस g = f इन्वर्स। तो f इन्वर्स निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता, वो जो x की वैल्यू आती है जो हम on 2 के लिए निकालते हैं वही इन्वर्स फंक्शन बना देता है, उसमें हम y को क्या कर देंगे, x से रिप्लेस कर देंगे। एक और लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं और फिनिश करते हैं इस क्लास को। क्वेश्चन ये है बालकों
कि भाई आपको एक फंक्शन दे दिया है एफ आर से आर, बहुत आसान है, 2x - 3, इसका इन्वर्स निकालना है बच्चों। 1 1 ऑन 2 हो जाएगा डेफिनेटली, x1 x2 रखेंगे 1 1 ऑन 2 हो जाएगा। बस ऑन 2 में हम इसे y मान लेते हैं, तो इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसे y मान लेंगे, तो ये 2x हो जाएगा y + 3, ठीक है, और x तो ऑन 2 जैसे ही है, ऑन 2 के लिए तो दिखाने के लिए हमें ये करना ही पड़ेगा, है ना, 1 1 दिखा देंगे, 2x1 - 3 = 2x2 - 3, 1 1 आ जाएगा। ऑन 2 के लिए यहाँ दिखा देंगे कि फॉर एवरी y हमने ये x ढूंढ लिया। अब क्या करेंगे, नाउ हम बोल देंगे कि जो g(x) फंक्शन है हमारा, g r से r, और फंक्शन क्या देना है, ये देना है, इस x को, इस y को x से रिप्लेस कर देना है, तो इसको हम बोल देंगे x + 3/2, यही इन्वर्स है। g क्या है, यही है f का इन्वर्स। तो बस डन हो गया, ये f इन्वर्स है, हमें निकालना था, प्रूफ नहीं करना था। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टाटा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।